हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिक असेसमेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में मेरा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा व्हीटस्टोन चैप्टर रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछे गए, या तो आपको किरचॉफ का नियम देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में जरूर, वरना आपको व्हीटस्टोन चैप्टर का नियम तो मिलेगा ही मिलेगा। दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन को आपको मिलने वाला, ये आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का मिलेगा। ठीक है, आज मैं आपको इस लेक्चर में अपने 3 नंबर क्लियर कराने वाला हूँ। बोर्ड एग्जाम में आपके 3 नंबर क्लियर है, तो 3 नंबर आपको जरूर आज पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है स्टूडेंट, तो किरचॉफ के नियम के बारे में आज हम बात करते हैं। क्लास अगर अच्छी लगे, वीडियो को आप पहले तो लास्ट तक देखें, तो क्लास अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें। मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले किरचॉफ के नियम के बारे में। देखिए, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, तो सबसे पहले बात करेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम, इसको स्टूडेंट हम संधि नियम भी बोलते हैं। किरचॉफ का जो पहला नियम है उसको संधि नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये संधि नियम से क्या आता है? संधि नियम भी बोल सकते हैं इसको। ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का संधि नियम लिखिए। 1 नंबर में काफी बार पूछा गया है कि किरचॉफ का संधि नियम क्या है, लिखिए उसको। तो संधि नियम के नाम से भी आ सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि किरचॉफ के कौन से नियम को संधि नियम कहते हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को ही संधि नियम कहते हैं। तो क्या होता है कि प्रथम नियम, देखिए इसको नोट करिए। किसी भी संधि पर मिलने वाली, किरचॉफ ने बताया था कि किसी भी संधि पर, अब संधि क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, यहां पर समस्त लिखेंगे स्टूडेंट, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा i = 0। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। क्या बताया इसमें किरचॉफ ने प्रथम नियम? किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, आइए स्टूडेंट इसको समझते हैं। व्याख्या करें, व्याख्या को समझेंगे कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार किरचॉफ ने क्या बताया था। देखिए व्याख्या लिखिए कैसे, सिग्मा i = 0 होता है। व्याख्या हमने स्टूडेंट यहाँ पर एक बड़ी बात की, संधि। संधि क्या होती है? जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर संधि मान लिया है आपको, संधि वो है और ये हमने 5 चार्ज ले लिए, 5 तार ले लिए और इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है 1 2 3 4 और 5। इसमें धाराएं कितनी चल रही है? ये संधि की ओर चल रही है धारा, संधि को नाम देते हैं O, ये O संधि है। ये I1 धारा जो है संधि की ओर जा रही है, I2 संधि की ओर जा रही है और I3 संधि से दूर जा रही है, I4 भी संधि से दूर जा रही है, I5 भी संधि से दूर। देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार किरचॉफ ने यह बताया था कि जो धाराएं संधि के ओर जा रही होती हैं उनको धनात्मक लिया जाता है और जो धाराएं संधि से दूर जा रही होती हैं उनको ऋणात्मक लिया जाता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार किरचॉफ ने बताया था कि जो धारा संधि को, तो व्याख्या में यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्याख्या में ये लिखेंगे इस नियम के अनुसार संधि की ओर जाने वाली धारा को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाता है। तो लिख दीजिए यहाँ पर, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार संधि की ओर जाने वाली धाराओं को
धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। और ज्यादा अच्छे से लिखना है तो लिखने माना I1 I2 जो धारा है संधि की ओर जा रही है, I3 I4 I5 धारा संधि से दूर जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब ये स्टूडेंट तीन परिपेटी के साथ प्रश्नों में ये बताया कि इस पर अप्लाई करते हैं तीन परिपेटी कैसे क्या निकल कर आएगा देखिए क्या। अब संधि की ओर अब देखिए किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से क्या है किरचॉफ का नियम। देखिए किरचॉफ का नियम इस पर अप्लाई करिए क्या बता, संधि की ओर जाने वाली धारा है धनात्मक, तो संधि की ओर जो धारा जा रही है वो I1 जा रही है और कौन सी जा रही है I2 जा रही है, तो इनको हम लिखेंगे धनात्मक I1 प्लस I2, और जो संधि से दूर जा रही है उनको लिया जाएगा ऋणात्मक माइनस I3 माइनस I4। देखिए फ्रेंड I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो संधि की ओर धारा जा रही है वो धनात्मक और जो संधि से दूर जा रही है वो क्या होगी ऋणात्मक। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी जो माइनस की थी वो उधर जाकर क्या हो जाएगी प्लस। तो स्टूडेंट प्रथम नियम को कैसे बोल सकते हैं, धनात्मक धाराओं का योग ऋणात्मक धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी धनात्मक धाराओं का योग ऋणात्मक धाराओं के योग के बराबर होता है, ये किरचॉफ का प्रथम नियम। ओके स्टूडेंट, देखिए कुछ एक मैं आपको नोट करके लिख लीजिए, ये एग्जाम में पूछ लिया था कि किरचॉफ का पहला नियम किसे व्यक्त करता है, या किरचॉफ का पहला नियम है संधि नियम भी बोलते हैं, साथ में इसको धारा नियम भी बोलते हैं किरचॉफ के पहले नियम। तो इसमें आप इनको नोट करके लिख लीजिए इसको जो मैं लिखवा रहा हूं। इसके बाद में ये किरचॉफ का प्रथम नियम क्लियर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम इसका द्वितीय नियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए नोट करके लिख लीजिए आप इसको, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। और इसे धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है और इसी को हम धारा नियम भी कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया स्टूडेंट कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, ये किरचॉफ का संधि नियम लिखिए, ये किरचॉफ का धारा नियम क्या है आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि किरचॉफ का किरचॉफ का प्रथम नियम किसको व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण को, ऊर्जा संरक्षण को, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आप याद रखेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले टॉपिक पर चलते हैं, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। मेरी जब क्लास लिया था स्टूडेंट तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, जितना मैं आपको करा रहा हूं उसको नोट करते चलिए, आप नोट बनाते तो चलिए, तभी आपके समझ में अच्छा आएगा, आप बेहतर एग्जाम में कर सकेंगे। चलिए फिर सेकंड नियम की बात करते हैं, क्या है
दूसरे नियम की दूसरा नियम हमारा पहला नियम कंप्लीट हो गया। बात करते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम ये इसको हम बोल देते हैं पांच नियम अथवा ठीक है। किरचॉफ का दूसरा नियम अथवा पास नियम। देखिए क्या होता है किरचॉफ का दूसरा, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, किसी परिपथ में कोई भी परिपथ है किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम कहलाता है। देखिए नोट कर लीजिए, तो हम पहले देखते हैं बेटे, तो उसको नोट करिए क्या है। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास देखिए स्टूडेंट क्या है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कोई भी बंद पास है उसमें धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है और उसका योग उस पास के अंदर बहने वाले उस पास के अंदर लगने वाले विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे, समझेंगे इसको कि कैसे बराबर होता है। देखिए नियम आपको यही है, नियम आपको दे लिखना है, इसकी व्याख्या देखिए चिन्ह परिपथ कैसे व्याख्या होती है। याद रखें क्या नियम है इसका, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास, कोई भी परिपथ है उसमें जो बंद पास होगा, देखिए बंद पास बताओ, बंद पास का उसको मैं अभी क्लियर करूंगा। बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत यानी उसके साथ में जो प्रतिरोध है, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम। देखिए इसकी व्याख्या को समझते हैं, व्याख्या क्या है, व्याख्या को समझिए आप इसकी व्याख्या क्या है। देखिए व्याख्या को समझते हैं, ठीक है। व्याख्या क्या इसकी स्टूडेंट देखिए, परिपथ बना लेते हैं स्टूडेंट। देखिए परिपथ क्या, ये बैटरी लगी है इसमें और इसका जो विद्युत वाहक वाला है वो कितना है, E1 है, ठीक। प्रतिरोध कितना है इसका, R1 चालक का, और इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I1, ठीक। एक और दूसरा चालक ले लिया, उसमें बैटरी लग रही है, ये बैटरी का विद्युत वाहक वाला कितना E2 और प्रतिरोध कितना है इसका R2 और धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर I2। तीसरा चालक ले लिया इसमें विद्युत वाहक बल नहीं है, ठीक है, यानी बैटरी हमने इसमें नहीं लगाई है। और इसका प्रतिरोध क्या है, इसका प्रतिरोध है R3 और धारा, ये दोनों धारा देखिए इस तरीके से इधर को आ रही है और के बाद में यहाँ पे ये धारा जो है इसके अंदर जो प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर धारा ये I1 की तरह आ रही है और I2 की तरह आ रही है, तो ये धारा कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। देखिए वन पास की बात करें तो इसमें नाम लेते हैं इसको, ये A B C D E है। इसके अंदर स्टूडेंट दो पास है, यानी दो लूप, पास को हम लूप भी बोल सकते हैं। देखिए दो लूप है, एक लूप 1 और एक लूप 2। देखिए वन पास की अगर बात करें तो देखिए हम इस तरीके से A B या इस तरीके से बोलेंगे, वन पास A D C B A में, ये वन पास चला रहा है, हम जहां से स्टार्ट करते हैं चलना वहीं पर आकर रुकेंगे, तो ये वन पास चला रहा है। ऐसे देखिए इसको दो वन पास A D C B A में, इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है, धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। धारा क्या है इसमें
I1, इसमें धारा क्या है R1, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल हो गया है, इसमें क्या I2 और धारा क्या I2 और क्या है अपना R2। इन दो किरचॉफ का स्टूडेंट इसमें आपको ये ध्यान रखना है, किरचॉफ के प्रथम नियम में भी आपको क्या बताया था, अगर हम धारा की डायरेक्शन में जाते हैं, इस मान लीजिए धारा इधर जा रही है और हम मूव किधर कर रहे हैं, इधर। मैंने आपसे बोला रूट कौन सा है, ए बी सी बी ए में, यानी हम चाहते हैं ऐसा है लेकिन धारा की दिशा इधर को है, तो ये नेगेटिव भी आएगा, ठीक है, यानी इसको माइनस कर लेंगे। जैसे मैंने आपको संधि नियम में बताया था, यानी जो संधि की ओर धाराएं जा रही थी वो तो धनात्मक ली थी, और जो संधि से दूर जा रही थी वो क्या ली थी, ऋणात्मक। ऐसे इसमें यानी धारा की दिशा इधर को है और हम जो मूव कर रहे हैं वो इधर ऐसे कर रहे हैं, ए बी सी बी ए में। तो पहले से इसकी व्याख्या कर लेते हैं, फिर लेते हैं काम क्या लेते हैं। देखिए माना एक वैद्युत सेल परिबद्ध, माना एक वैद्युत परिपथ जिसमें दो सेल E1 व E2 है, ठीक है स्टूडेंट। माना एक वैद्युत परिपथ है जिसमें दो सेल हैं E1 और E2, मैंने आपको बता दिया ये परिपथ है, ठीक है। इसमें एक बार तार में जो है विद्युत भागफल बैटरी लगाई थी, इसमें विद्युत भागफल E1 था, इसमें बैटरी लगाई थी, विद्युत नाम विद्युत R1 R2 I1 I2, इसमें हमने बैटरी लगाई थी, इसमें विद्युत भागफल नहीं, ठीक है। तो दो सेल हैं जिनका विद्युत भागफल E1 और E2 है तथा तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 और उसमें बहने वाली धारा है देखिए R1 में जो धारा बह रही है स्टूडेंट I1 है, और I2 में जो R2 में जो धारा बह रही है वो धारा क्या है I2, ठीक है। तीन प्रतिरोध क्या है R1 R2 और R3 है। R1 R2 में बहने वाली धारा है, R1 व R2 में बहने वाली धारा है I1 व I2 में, तथा R3 में बहने वाली धारा I1 प्लस I2 है। मैंने आपको बता दिया I1 प्लस I2 क्यों है, क्योंकि देखिए ये वाली धारा भी साइड ऐसे यहाँ पर आ रही है और ये धारा भी ऊपर की तरफ आ रही है, तो R3 में जो धारा बह रही है वो I1 प्लस I2 बह रही है। R1 में I1 बह रही है, R2 में I2, ठीक है सर। आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद में आगे इसका सॉल्व कराता हूं कि किरचॉफ का दूसरे नियम कैसे अप्लाई करेंगे हम दोनों पास पर। पहले लूप इस वाले पास की बात करेंगे AD CBA की, फिर बात करेंगे CDEFC की, ये दोनों पास की बात करते हैं किस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। जल्दी देखते हैं, इसको नोट लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। क्लास अच्छी लगी हो स्टूडेंट तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है चलिए इसको याद रखना। मैंने आपको क्या बताया, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है का बीजगणितीय योग विद्युत भागफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए क्या बताया मैंने आपको, बंद पास ए के लिए या वन पास ऐसे बोल सकते हैं ए डी सी बी ए में, ए बी सी बी ए में, ठीक है। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वन पास ए डी सी बी ए में इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ए डी सी बी ए में, तो ए डी सी बी ए में
मैंने आपको कहा बंद पास वही होगा। देखिए बंद पास की पहचान ये है कि बंद की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही लास्ट में होगा, ठीक है। इसी की बता रहा पास ये वाला है ADCB में, ABCD में, तो ये खुला हुआ बंद पास नहीं कहलाएगा, ये खुला हुआ पास कहलाएगा, ठीक है। तो आप ये याद रखें जो पॉइंट यहाँ पर है वही पॉइंट यहाँ रहेगा। इसी की वजह से एग्जाम में नंबर कम हो जाते हैं, तो छोटी छोटी बातों को आप याद रखना। देखिए बंद पास ये ADCB में क्या करेंगे हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये देखिए। और अभी मैंने किरचॉफ का दूसरे नियम आपको बताया था धारा और प्रतिरोध को गुणनफल। तो देखिए हम धारा हम मूव तो इस साइड में कर रहे हैं और धारा आ रही है इस साइड में, लेकिन दूसरी साइड में आ रहा है उसकी, ये माइनस का होगा I2 और I1, ठीक। उसके बाद में इस तरह से सीधी BA, तो ये देखो जिस डायरेक्शन में धारा है उसी डायरेक्शन में मूव करें, तो ये सारा प्लस I1 और R1 इक्वल टू। ऐसे देखिए विद्युत वाहक बल की बात करें, विद्युत वाहक बल क्या देखेंगे धनात्मक, ये वाला सही वाला से लगातार बैटरी का धनात्मक और ये ऋणात्मक, धनात्मक से जब ऋणात्मक की ओर जाएंगे तो विद्युत वाहक बल कैसे होगा यहाँ पर नेगेटिव, और जब ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाएंगे यानी यहाँ पे ऐसा है कि उच्च से निम्न की ओर जा रहे हैं, ठीक है, उससे निम्न की ओर जा रहे हैं तो कैसा हो जाएगा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल जाएगा नेगेटिव, और उसके बाद हम निम्न से उच्च की ओर जाएंगे तो ये कैसा होगा इसको आएगा पॉजिटिव, ठीक है। माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं या माइनस को गुणा कर देते हैं, अगर हम दोनों तरफ माइनस से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, यानी R2 माइनस I1 R1 इक्वल टू माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। ठीक है, कौन से पास के लिए हो गया, ये बंधु ADCB के लिए हो गया, ठीक है। अब बंद पास अगले वाले की बात करते हैं, बंद पास DEFCD में, ठीक है। बंद पास ये ऐसे बोल सकते हैं उसको CDEFC में, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ऐसा हो सकता है कोई ऐसे एग्जाम I1 R1 जैसे आप मतलब बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि बंद पास ABCDB ABCD में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसमें कोई जगह नहीं है, यानी ऐसे लिख लेते हैं ABCD में, तो ऐसे मूव कर लीजिए आप या फिर इस तरीके से मूव कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी करिए आपको CDEFC में, तो क्या आप इसमें देखिए धारा और प्रतिरोध, धारा का I2 प्रतिरोध क्या है R1, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या है, उसी डायरेक्शन में धारा की दिशा है, तो I2 R2, उसके बाद में देखिए ये CDEF, अब देखिए इसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में धारा की दिशा उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या आएगा, यह धारा दी गई है I1 प्लस I2 और प्रतिरोध कितना है इसका R3, और विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा E, इसमें फिर बैटरी हो केवल E2, बैटरी तो लगी है ओनली E2 लगी है, यहां पर दूसरी यहां पर बैटरी लगी नहीं है, इसमें विद्युत वाहक बल कितना होगा सिर्फ E2 होगा। ये बंद पास उनके लिए हो गया, ये उनके लिए हो गया, ठीक है सर। किरचॉफ का ये दूसरा नियम की मैंने व्याख्या करके दिखाई आपको कैसे होता है, आप ध्यान रखें, आपको अगर आपको ये किरचॉफ का नियम अप्लाई करना नहीं आता है तो आपको न्यूमेरिकल में काफी प्रॉब्लम होगी, ये याद रखें। अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा उसको, और धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अगर फर्स्ट की बात करें तो लूप की बात करें कि बंद पास ADCB में हम देखिए यहाँ पर धारा ऐसे जा रही थी और हम मूव ऐसे कर रहे थे, तो इसलिए हमने इसको क्या कर लिया था माइनस का। उसके बाद में देखिए धारा की दिशा और हमारे चलने मूव करने की जो दिशा थी वो सेम थी, इसलिए हम इसको क्या कर लिया पॉजिटिव लिया। ऐसे आप विद्युत वाहक बल का याद रखें, विद्युत वाहक बल उच्च से निम्न हो रहा है तो उसको माइनस कर लिया जाएगा, और निम्न से उच्च होगा तो उसको कैसा लिया जाएगा प्लस कर लिया जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें इनसे बड़ी गलती हो जाती है, उसी की वजह से एग्जाम में हमारे नंबर कम आते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखें कि किस तरीके से हम उसको करना है। नोट कर लीजिए इसको।
नोट में एक दो पॉइंट ले लीजिए, मैं आपको लिखा दूं, देख लीजिए पूछ लिया जाता है इसमें। ये पूछा जाता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किसको व्यक्त करता है, किरचॉफ का दूसरा नियम वोल्टेज सर्किट को व्यक्त करता है। ठीक है, लिख रहे हैं यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है और इसी को वोल्टा नियम भी कहते हैं, और इसे किरचॉफ का वोल्टा नियम भी कहते हैं, और इसे वोल्टा नियम भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है और इसे वोल्टा नियम भी कहते हैं। अच्छे से आप उसको नोट कर लीजिए। मैंने आपको किरचॉफ के टॉपिक किरचॉफ के नियम थे उनको मैंने आपको दोनों नियम भी समझा दिए और उस पर व्याख्या भी करके दिखा दी कि किरचॉफ ने किस तरीके से दोनों नियम दिए थे और किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। न्यूमेरिकल में किस तरीके से अप्लाई करना आप इसको ध्यान में रखें। तो मैंने आपको बताया धारा की विपरीत दिशा में अगर हम मूव करते हैं तो वो नेगेटिव, ये इससे आपको न्यूमेरिकल करने में बड़ी परेशानी होती है। जिन स्टूडेंट को ये मालूम नहीं होगा कि हमें ये किस तरीके से अप्लाई करना है तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ हमें नेगेटिव लेना है, कहाँ हमें पॉजिटिव लेना है। तो इसको आप अपने ध्यान में रखें। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपसे पूछूंगा कि किरचॉफ का दूसरा नियम हमने किस तरीके से प्रयोग किया है।